हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारा जैसे बाढ़ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। फिर मुझे लगा कि एक बार हम एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, जो हमारी 8th 9th की एनसीईआरटी है, हम वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा है ही क्या, यानी कि कोई विपत्ति आ पड़े। आपदा क्या होती है, इसमें हम यही चीज़ पढ़ते हैं भाई, जिसमें हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, मानव जनित आपदा की बात करते हैं। जैसे आपके प्राकृतिक आपदा में हम भूकंप, बाढ़, सूखा, साइक्लोन, ये सब बात करते हैं। अच्छा, फिर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है भाई। प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन हो गया, रिकवरी हो गया, रिफोर्समेंट होगी, कैसे हम इन चीज़ों पे कार्य करते हैं, बचाव के उपाय क्या क्या हैं, फर्स्ट एड कैसा होना चाहिए, मॉक ड्रिल क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ हम करते हैं। तो देखो, अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखो, आपदाओं के दौरान टॉपिक क्या है, 8th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें हमारा 4th चैप्टर क्या है, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होती है उसकी क्या प्रणाली होती है, आज हम ये करेंगे। देखो, इसमें पहली ही लाइन एक क्या आई कि 2004 में एक मानसून आया। असम और बिहार में आई जबरदस्त बाढ़ के कारण व्यापक विनाश हुआ। 2004 में असम और बिहार में बाढ़ आई भाई। 2004 में बहुत तेज बारिश आई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। और इस भारी बारिश के कारण विशेष रूप से जो हमारा असम स्टेट है और हमारा बिहार स्टेट है, इसमें भयंकर बाढ़ आई थी। और जो हमारा नदियों का जल स्तर था वो भी काफ़ी बढ़ गया था, और इससे काफ़ी लाखों लोग प्रभावित हुए थे इस बाढ़ से। इसका मुख्य कारण क्या था आने का, ज़्यादातर मानसूनी वर्षा, नदियों का अपने उफान पर आना, तटबंधों का टूटना। ये क्यों आए थे, क्या रीज़न था इनके आने का, इन बाढ़ के आने का। देखो, इसके रीज़न सिर्फ यही हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके, सबसे पहले तो भाई अत्यधिक मानसूनी वर्षा आई थी। अत्यधिक मानसूनी वर्षा होगी क्योंकि वर्षा के कारण ही ये था। नदियों अपने उफान पे थी, नदियों का उफान पर आना। और क्या हो सकता है इसका रीज़न, तटबंधों का टूटना, यही रीज़न हो सकते हैं, तटबंधों का टूटना। और क्या रीज़न हो सकता है इसका, और बताइए, जल निकासी की खराब व्यवस्था। और क्या रीज़न हो सकता है, जो हमारे जंगल कटते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई, यही तो मेन रीज़न है। इन्हीं वजह से तो बाढ़ इतना आती है। और जो असम में बाढ़ आई थी, जो हमारे असम में बाढ़ आई थी, ये बाढ़ किस वजह से आई थी। असम में बाढ़, असम में जब भी बाढ़ आती है वो हमेशा आपके ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से आती है। किस नदी की वजह से आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से हमेशा ये बाढ़ आती है। इन पॉइंट्स को आप साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है। ये बाढ़ किस लिए आती है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है। और 2004 में इतनी ज़्यादा वर्षा आई, इतनी ज़्यादा बारिश आई, स्थिति बहुत गंभीर होगी। और जो हमारे काफ़ी गांव थे असम के, वो डूब गए। सड़कें और रेल यातायात इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। पशुओं और फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए उस टाइम पे, ठीक है। असम में जो बाढ़ आई वो किस वजह से आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से आती है। पशुओं और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ, लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बीमारियां फैली, ठीक है। भोजन और पानी पीने की कमी हुई, ठीक है। और जो बिहार में बाढ़ आई, बिहार की बाढ़ हमेशा किसकी वजह से आती है, अगर हम बिहार की बाढ़ करें तो बिहार का शोक हम किसको बोलते हैं, बिहार का शोक हम बोलते हैं कोसी नदी को। किसको बोलते हैं, कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। तो जो बिहार में बाढ़ आई थी, बिहार में बाढ़ किसकी वजह से आई थी, बिहार में बाढ़ आई आपके कोसी नदी की वजह से। और जबकि असम में किसकी वजह से आई, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, ठीक है। जब बिहार में जैसे नदी आपकी कोसी होगी, बिहार में आपकी कोसी होगी, गंडक होगी, इन नदियों की वजह से उस टाइम पे बाढ़ आई। हजारों गांव जलमग्न हो गए, खेत बिल्कुल नष्ट हो गए थे, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए, राहत शिविर चलाने पड़ गए, जनधन की हानि हुई भाई, परिवहन व्यवस्था बाधित हो गई, महामारी फैल गई। इस वजह से महामारी फैली, गरीब परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। और इसमें ना आपके राहत और बचाव कार्य भी स्टार्ट हुए,
राहत बचाव कार्य भी इसमें आपके क्या हुए, स्टार्ट किए गए। जैसे राहत और बचाव कार्यों में अगर हम बात करें, राहत और बचाव कार्यों की, अगर हम इसमें बात करें राहत और आपके जो बचाव कार्य थे, जैसे इसमें आपके राहत शिविर लगाए गए, राहत शिविर लगे, ठीक है, भोजन और दवाइयाँ बांटी गई, ठीक है, और नावों और हेलीकॉप्टरों से लोगों का बचाव किया गया। नावों और आपके जो हेलीकॉप्टर होते हैं इनसे बचाव किया गया। डॉक्टरों की टीम भेजी गई, डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए। और बाढ़ से बचाव के अगर उपायों की बात आ जाए कि भाई बाढ़ से उपाय, बाढ़ उपाय की अगर बात आ जाए तो बाढ़ उपाय में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे भाई सरकार को क्या करना चाहिए, मजबूत तटबंध बनाने चाहिए, मजबूत तटबंध बनाने, वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, समय पर आपकी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसका यूज़ करना चाहिए, समय पर चेतावनी प्रणाली। और क्या होना चाहिए, नदियों की सफाई होनी चाहिए, नदियों की सफाई पर जोर देना चाहिए। और सुरक्षित जो आपके स्थान है वहाँ पर दोबारा पुनर्वास यानी कि दोबारा उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ होने चाहिए भाई बाढ़ के उपायों में। मजबूत तटबंध बनाना, वृक्षारोपण करना, समय पर चेतावनी प्रणाली, नदियों की सफाई, सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास का काम करना चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2004 में जो असम और बिहार में बाढ़ आई थी, इससे हमें क्या सबक मिलता है, यही कि भी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पहले से तैयारी और सही प्रबंधन बहुत आवश्यक है। सरकार और जनता दोनों मिलकर ये कार्य करने चाहिए भाई। और जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, इससे रिलेटेड क्या आए थे भाई, 2004 की बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन कौन से थे, कौन कौन से थे 2004 की बाढ़ में, आपका असम और बिहार थे। बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था, एक तो आपके मानसूनी वर्षा ज़्यादा होना, दूसरा क्या था, नदियों का उफान। बाढ़ से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे जनधन की हानि होना, फसलों को नुकसान होना, बीमारी और यातायात बाधित होना, यही होते हैं। तो देखो जो हमारे 2004 में आपके असम में और बिहार में आई जबरदस्त बाढ़ के कारण व्यापक विनाश हुआ। टेलीफोन केंद्रों के जलमग्न होने अथवा तारों के क्षतिग्रस्त होने और सड़क तथा रेल संचार बाधित होने के कारण अनेक जिला मुख्यालयों का राज्य मुख्यालय एवं आसपास के जिलों से क्या टूट गया, संपर्क टूट गया, ठीक है। सर्वाधिक प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य करने के बारे में राज्य मुख्यालय को सूचित नहीं किया जा सकता। क्यों, जब संचार प्रणाली ही आपकी डैमेज हो गई। संचार प्रणाली क्या है, संचार प्रणाली वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना, संदेश, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। यही क्या होती है, आपकी संचार प्रणाली होती है। तो यहाँ पे जो ये राज्य मुख्यालय है ये सूचित नहीं किए जा सकते भाई, क्योंकि डैमेज हो चुकी थी उनकी संचार प्रणाली। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, जो आपके कौन से एक्ट से बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, जो हमारा NDMA बना था ना, क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट बना था हमारा, ठीक है। कौन सा बना था हमारा, किस एक्ट से आया था, DMA, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था आपका, 2005 में आया था। और इसके अंतर्गत आपके डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जैसे आपके राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए, राज्य स्तर पर बनाए गए, स्टेट स्तर पर बनाए गए। वो सब आपके क्या थे, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके थ्रू बनाए गए थे ये सब चीज़ें। तो देखो जो हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, इसका मतलब ही क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। कंप्लीट नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, इसका जो पूरा ढांचा होता है वो कौन सी टीम बनाई थी इन्होंने, एनडीएमए। एनडीएमए का गठन कब हुआ था, 2005 में, यानी कि आपका एनडीएमए क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आपके नेशनल लेवल पे थी, वैसे ही आपका क्या था, एसडीएमए। एसडीएमए क्या है आपका, एसडीएमए का भी गठन कब हुआ था, इसका भी 2005 में हुआ था। जैसे आपका एनडीएमए है, एनडीएमए रिलेटेड टू नेशनल, वैसे ही एसडीएमए क्या होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वैसे ही आपका क्या होता है, डीडीएमए। डीडीएमए मीन्स डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जैसे आपके डीएमए के कार्य क्या होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्या कार्य होते हैं, आपदा से भई बचाव की योजना बनाना, भूकंप बाढ़ चक्रवात के समय राहत देना, लोगों को जागरूक करना, मॉक ड्रिल कराना, आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाना। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो जान माल से भी सुरक्षा करता है, आपदा के नुकसान को कम करता है, तेज राहत और बचाव में मदद करता है, लोगों को तैयार रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट आई है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग से अनुरोध किया। जो ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग है, यही क्या है, हमारा एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन कब हुआ था, 2005 में ही हुआ था, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। ठीक है, डीएम में 2005 के अंडर ही इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। से अनुरोध किया, क्या अनुरोध किया कि प्रभावित जिलों और राज्य मुख्यालय के बीच संचार संपर्क स्थापित करने के लिए आपात समन्वय किट, जिसमें सैटेलाइट फोन भी हो, वो हमें तुरंत भेजे। किस चीज़ की डिमांड की गई, सैटेलाइट फोन की डिमांड की गई। अब जो हमारा ये संचार फैसिलिटी होती है, संचार प्रणाली होती है, कम्युनिकेशन हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो 3 चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें संचार प्रणाली वाली, तो इसके अंतर्गत देखो, एक तो आता है हमारा व्यक्तिगत संचार, जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन का होता है, भी आमने सामने बातचीत करना, पत्र लिखना या मोबाइल कॉल्स वगैरह आ जाती है। एक होता है हमारा सामूहिक संचार, जिसमें आपका देखो, एक तो क्या होता है, एक तो होता है हमारा व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार जैसे हमारा खुद का पर्सनल मोबाइल लगा लो, ठीक है, हमारा खुद का पर्सनल मोबाइल हो गया। एक होता है हमारा क्या, सामूहिक संचार। क्या होता है, सामूहिक संचार। सामूहिक संचार के अंतर्गत जैसे हमारा टीवी आ जाएगा, रेडियो आ गया, टीवी रेडियो, हमारे न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, हमारा इंटरनेट, ये सब चीज़ क्या होती है, ये होती है सामूहिक संचार। ठीक है, 2 टाइप का हमारा कम्युनिकेशन प्रणाली होती है। कौन कौन सी, एक तो व्यक्तिगत संचार, दूसरा हमारा क्या होता है, सामूहिक संचार। अगर हम भाई संचार के साधन की बात करें तो जो हमारे पारंपरिक संचार साधन थे कौन से थे, जैसे डाक सेवा हो गया, भाई पुराने टाइम पे हम कबूतर भेज देते थे, ढोल नगाड़ा बजा देते थे, संदेश वाहक होते थे हमारे। और अब मॉडर्न टाइम में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है, मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, टीवी है, रेडियो है। ठीक है, तो देखो फिर क्या चीज आई, यहां पे इन्होंने डिमांड की कि भाई हमें सैटेलाइट फोन भी चाहिए। ठीक है, उपयुक्त मामले से हमें क्या पता चलता है कि किसी बड़ी आपदा या आपदा की स्थिति के दौरान संचार संपर्क पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, केबल्स टूट गई, टावर लैंडस्लाइड हो गया तो क्या पता टावर ही नीचे आके गिर गया। तो इसलिए प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर शासन के पास पूरे समय काम करने वाले संचार संपर्क होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। इस अध्याय में विभिन्न बुनियादी दूरसंचार प्रणालियां या सुविधाएं, बड़े पैमाने और प्राकृतिक आपदा की स्थितियों के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की आवश्यकता, सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली सहित आपात संचार प्रणालियों के बारे में बताया गया है। जैसे अभी आगे देखो, क्या आप आज दूर संचार संपर्क विहीन विश्व की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। ठीक है। संचार संपर्क हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकप्रिय साधन है। इसमें सार्वजनिक टेलीफोन जिसे हम क्या कहते हैं? पीएसटीएन क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है। जो हमारा पीएसटीएन है, ये क्या है? पीएसटीएन को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ये क्या होता है? ये एक पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क है इस मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह लैंडलाइन फ़ोन कॉल की जाती है। ठीक है। जो लैंडलाइन के लिए यूज़ होता है वही होता है हमारा पीएसटीएन, जिसको हम सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं। पीएसटीएन कैसे काम करता है? जब हम लैंडलाइन से कॉल करते हैं, हमारा संदेश है या हमारी वॉइस है टेलीफोन एक्सचेंज तक जाती है। एक्सचेंज उसे दूसरे व्यक्ति के फ़ोन से जोड़ता है, फिर दोनों के बीच में आवाज़ पहुंचती है। और जो ये सारा सिस्टम होता है पीएसटीएन का, ये किससे जुड़ा होता है? ये हमारी जो वायर्स होती है, तार होती हैं, और जो टेलीफोन एक्सचेंज है इस पर डिपेंड होती है। पहली बात तो जो पीएसटीएन है ये कैसा होता है? ये वायर्ड नेटवर्क होता है, यानी कि वायर्ड जो तार आधारित होता है और लैंडलाइन फ़ोन के लिए यूज़ होता है। इसमें कॉल के लिए टेलीफोन एक्सचेंज ज़रूरी होता है। ठीक है। जो हमारा पीएसटीएन है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? पीएसटीएन संचार का पुराना लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसमें आधुनिक टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क की नींव रखी है। तो जो हमारा अभी आया है ये कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, जिसे पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क भी कहते हैं। जबकि ध्वनि, फैक्स और डाटा का संप्रेषण एवं प्राप्ति दोनों सभी सरकारी और निजी कार्यालय, जैसे हमारा पुलिस स्टेशन हो गया या हमारा फायर ब्रिगेड का अग्निशमन केंद्र हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, अधिकांश घरों और कारोबारी स्थलों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है। ठीक है। हाल ही में बेतार फ़ोनों जैसे मोबाइल आ गया, आपके जो सेल्यूलर फ़ोन्स होते हैं, इनका काफ़ी प्रचलन हो चुका है। बड़ी प्राकृतिक आपदा तथा आपात स्थिति में दूर संचार नेटवर्कों में बाधा या अवरोध क्यों उत्पन्न होता है? देखो भाई, अगर मान लो कहीं भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया या लैंडस्लाइड हो गई है, जो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर आता है। पहले तो एक चीज़ याद रखना कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये हमारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं। ये क्या है? हमारी प्राकृतिक आपदा हैं। क्या है प्राकृतिक आपदा? कौन कौन सी? भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ होगी, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, हमारा बाढ़ सिस्टम हो गया, या हमारी लैंडस्लाइड होगी। ये सब क्या है? ये सारी प्राकृतिक आपदा है। इसको हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। इसके समय पे जो हमारी सार्वजनिक वायर्स होती हैं, तार होती हैं, उन सब में क्या हो जाता है? मोबाइल फ़ोन का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तारें टूट जाती हैं, टावर्स गिर जाते हैं, वे काम करना बंद कर देते हैं। मुख्यतः तारें यानी जो केबल्स होती हैं या सेलुलर ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और टेलीफोन केंद्रों और सेलुलर ट्रांसमिशन टावरों को चालू रखने में बिजली की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। ट्रांसमिशन टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिस या सिविल प्रशासन का बेतार रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि जब टावर ही गिर गया तो उनको रेंज कहाँ से मिलेगी? संकट स्थिति में इस पर क्षमता से अधिक भार पड़ने पर संचार नेटवर्क में रुकावट आ जाती है और फिर नेटवर्क पूरी तरह से फेल हो जाता है। ठीक है। जो हमारा ये है, सामान्यतः पूर्ण दक्षता से कम करने वाली ऐसी पीएसटीएन प्रणाली तैयार की जाती है, जिसमें इस प्रणाली से जुड़े 5% फ़ोन ही एक समय में बात कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारी पीएसटीएन है, इसके अंतर्गत एक ऐसी चीज़, ऐसी प्रणाली यूज़ की जाती है जिसमें जुड़े 5% फ़ोन एक समय में बात कर सकते हैं। लेकिन संकट की स्थिति में इस प्रणाली पर बहुत अधिक भार पड़ता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से बात करना चाहता है। इसी कारण नेटवर्क क्या हो जाता है? जैम हो जाता है। समझ में आ गया इतना? आगे देखिए, यदि संचार
लाइनें फेल हो जाएं तो क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक संचार प्रणालियों का होना आवश्यक है? हाँ भाई, है ऐसी स्थिति भी। अगर किसी बाढ़ आपदा या आपात स्थिति के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता कार्य में लगे लोग या स्वयं सेवकों तथा विभिन्न स्तरों पर शासन अधिकारियों के बीच संचार संपर्क चालू रखना नितांत आवश्यक होता है। क्यों भाई? उनकी खोजबीन भी करनी है। कोई ये भी बताएगा हमारे घर का ये मेंबर था, या हमारे घर की ऐसे चीज़ थी, या हमारा घर का एनिमल था, या ये एनिमल यहाँ था। इन सब चीज़ों की जानकारी भी तो देते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो यह आवश्यक है कि खोजबीन और बचाव कार्यों, राहत और सहायता उपायों के बारे में आवश्यक जानकारी राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और पीड़ित लोगों के बीच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, इन पॉइंट्स को देखना। आपदा के समय कौन कौन काम आता है? राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय हमारा प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और पीड़ित लोगों के बीच सुनिश्चित की जाए कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। ऐसे समय में ऐसा कोई विश्वसनीय वैकल्पिक संचार संपर्क उपलब्ध रहे ताकि सही संसाधनों को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाया जा सके। कुछ प्रभावित क्षेत्र विश्व के अन्य भागों से पूरी तरह कट गए हों। ऐसी स्थिति में आपदा प्रभावित लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं के बारे में कोई जानकारी प्रशासन को, स्वयंसेवी संगठनों को या आसपास के अप्रभावित लोगों को नहीं होती। ऐसे में मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। तो इसके लिए जो हमारा भारत सरकार का प्रमुख नेटवर्क है, कौन सा है वो है आपका NIC। क्या है NIC? जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, या हम इसको कहते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम क्या ले देते हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, इससे क्या होता है भाई? जो हमारा NIC है, ये सूचना सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी, जो हमारा IT सेक्टर है, इसमें इस्तेमाल के लिए क्षेत्र में भारत सरकार का एक अग्रणीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है। यह एक राष्ट्रव्यापी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT नेटवर्क, या जिसको निकनेट के माध्यम से कार्य करता है। BSNL। अभी देखो, जो हमारा ये NIC है, ये क्या काम करता है भाई? सरकारी विभागों को IT सपोर्ट देता है, वेबसाइट और पोर्टल बनाता है। ये क्या क्या काम करता है? अगर हम इसके कार्यों की बात करें, अगर हम NIC के कार्यों की बात करें, तो सबसे पहले कार्य में क्या करता है? सरकारी विभागों को IT सपोर्ट देता है। और क्या कार्य करेगा? ये वेबसाइट और पोर्टल बनाएगा, वेबसाइट और पोर्टल बनाएगा, ई-गवर्नेंस सेवाएं चलाएगा। ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। और क्या कार्य करेगा? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सपोर्ट करता है। जो ये NIC है, देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, या हमारे राज्य सरकार के पोर्टल्स होते हैं, हमारी ऑनलाइन सेवाएं होंगी, जैसे फॉर्म, आवेदन, रिजल्ट्स वगैरह हो गए, आधार और अन्य डिजिटल सिस्टम में ये सहयोग करता है। जो हमारा ये NIC है, अब बात आ जाए कि NIC का गठन कब हुआ था, NIC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी भारत सरकार द्वारा 1976 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी कामों में कंप्यूटर और सूचना तकनीक का उपयोग बढ़ाना। 1976 में NIC किसने शुरू किया था? भारत सरकार ने। ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1976 में हुआ था। फिर आता है हमारा क्या? BSNL, जिसकी आज के दिन काफ़ी खस्ता हालत हो रही है। BSNL क्या है? BSNL क्या है? हमारी एक गवर्नमेंट कंपनी है।
ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, लैंडलाइन फ़ोन सेवा देते भी, मोबाइल नेटवर्क सेवा भी है, इंटरनेट सेवा भी है, ये सब है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2000 को हमारे BSNL की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का नाम दिया गया। कब दिया गया? 1 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, BSNL की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2000 को। इसके मुख्य काम क्या है भाई? पूरे भारत में टेलीफोन सेवा देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचाना, ब्रॉडबैंड और जो हमारे इंटरनेट सेवा होती है उसको उपलब्ध करवाना, सरकारी संचार सेवाओं का सपोर्ट करना। ठीक है, क्या नाम है BSNL का पूरा? भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये क्या है? भारत सरकार की एक गवर्नमेंट कंपनी है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL आज एक अग्रणीय दूरसंचार कंपनी है जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है। इसका 450 लाख से अधिक लाइनों का नेटवर्क है जो 5000 कस्बों में फैला हुआ है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो आपात संचार के साधन क्या क्या होते हैं, क्या टूल्स हैं, क्या साधन हैं। तो सबसे पहले तो हमारा रेडियो संचार ही होता है। रेडियो संचार क्या है? रेडियो एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके द्वारा हम हमारी ऑडियो के रूप में, जैसे हमारे न्यूज़ हो गए, सॉन्ग्स हो गए, या कोई भी अगर हमारी जानकारी होगी उसको हम सुन सकते हैं। रेडियो कैसे काम करता है? पहले आवाज़ को सिग्नल यानी कि जो वेव्स है उसमें बदला जाता है, फिर ये सिग्नल्स हवा में फैलते हैं और रेडियो सेट उन्हें पकड़कर फिर से आवाज़ में बदल देता है। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो संचार को हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि वायरलेस संचार भी हम किसको बोलते हैं? वायरलेस संचार। वायरलेस संचार हम रेडियो को ही बोलते हैं। जैसे आपके कौन कौन से रेडियो होते हैं? जैसे हमारा AM रेडियो हो गया, और कौन कौन सा हो गया? FM रेडियो हो गया। जो हमारा AM रेडियो, इसको हम कौन सा रेडियो बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो क्या होता है? AM होता है। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होता है? FM होता है। और FM में हमें क्या होती है? साफ आवाज सुनाई देती है। ठीक है, जैसे भाई समाचार सुनते हैं हम, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, हमें एजुकेशन की भी जानकारी मिलती है, आपदा के समय भी सूचना देता है। ठीक है, बिना इंटरनेट के भी ये काम करता है। अगर हम इसमें और चीज़ें भी करें तो दूर दराज क्षेत्रों में काफ़ी उपयोग है भाई। बैटरी से भी चल सकता है, आपके उससे भी चल सकता है, जो सेल्स आते हैं हमारे। ठीक है, इसमें सिर्फ हम वॉइस सुन सकते हैं, इसमें कोई वीडियो नहीं आती, सीमित जानकारी मिलती है, आपका सिग्नल भी खराब हो सकता है इस चीज़ में। तो देखो, आपात संचार के साधन में सबसे पहले क्या आता है? हमारा रेडियो संचार आता है, जहां सामान्य टेलीफोन और मोबाइल फोन नेटवर्क अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? जहाँ पे सामान्य टेलीफोन और मोबाइल फोन नेटवर्क अवरुद्ध हो गया हो तथा आपदा प्रभावित क्षेत्र और ऐसी सेवाएं कभी विद्यमान नहीं रही हों, तो यह जरूरी हो सकता है कि उस स्थल से कम और ज़्यादा दूरी पर तत्काल संदेश भेजे जाने के लिए एक विश्वसनीय साधन की खोज की जाए, जैसे आपका रेडियो खोज की गई। तो सबसे पहले हम किसकी खोज करते हैं? रेडियो की। ठीक है, इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आपका रेडियो संचार नेटवर्क स्थापित किया गया। ठीक है, कोई भी बेतार संचार संपर्क रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, चाहे आपका टेरेस्ट्रियल हो या सैटेलाइट प्रणाली का प्रयोग करके स्थापित किया गया हो। रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी होती है? रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और आप मुझे बताएंगे कि ये हमारी कौन सी लेयर में होता है, हमारे कौन से मंडल में होता है? शोभ मंडल में होता है या समताप मंडल में होता है? कौन से मंडल में होता है? ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। चौथे उसमें जाना, चौथे मंडल में आपको मिल जाएगा आपकी A लेयर, D लेयर, F लेयर, L लेयर। आप मुझे बताओगे कि कौन सी लेयर से आता है, D लेयर से आता है या E लेयर से आता है। देखो, रेडियो तरंग एक चुंबकीय विद्युत तरंग होती है जिसका प्रसार एक एंटीना द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एंटीना द्वारा। रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी भिन्न भिन्न होती है और रेडियो जो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर आप खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे आपका वॉकी टॉकी होता है ना, वॉकी टॉकी देखा होगा आपने, वायरलेस सेट होता है जो आपने नॉर्मल भी देखा होगा। हम जैसे कहीं भी किसी चौक पे जाएं तो पुलिस वालों के हाथ में होता है, हमारे आर्मी डिफेंस के हाथ में होता है, या कहीं पर भी आपके आपात स्थिति आ गई है तो वहाँ पे आपका वॉकी टॉकी यूज़ किया जाता है। देखा होगा ना वॉकी टॉकी, ये रहा वॉकी टॉकी। जो ये है ये क्या है आपका, ये वॉकी टॉकी होता है भाई। ठीक है। फिर ये वैसे तो ये तो है आपका हैम रेडियो बोलते हैं इसको हम, वायरलेस रेडियो संचार। ठीक है। वॉकी टॉकी भी कुछ इसी टाइप का होता है आपका। ठीक है। ये हैम होता है पर वॉकी टॉकी भी थोड़ा सा इसी स्टाइल का होता है। देखा भी होगा आप लोगों ने, आज के दिन तो सब कुछ आप कहीं भी देख सकते हो। तो देखो जो फिर आता है, जैसे हमारा एमेच्योर हैम रेडियो कह दो, या ये होता है हैम रेडियो। जो ये हैम रेडियो होता है, ये होता क्या है, ये एक वायरलेस रेडियो संचार होता है जिसका प्रयोग लोग बिना मोबाइल नेटवर्क के दूर दूर तक बात करने के लिए करते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, शौकिया रेडियो भी बोल देते हैं, एमेच्योर रेडियो भी बोल देते हैं। ये कैसे काम करता है, इसमें ना एक रेडियो सेट और एक एंटीना होता है, और जो रेडियो हमारी वेव्स होती है उसके जरिए हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट से भी, इनके बिना, यानी कि मोबाइल नेटवर्क हो या ना हो, इंटरनेट हो या ना हो, ये अपना काम करेगा। हैम जो रेडियो है इसका यूज़ कौन करता है, जैसे रेडियो शौकीन लोग करते हैं भाई, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम करती है, हमारे साइंटिस्ट या टेक्नीशियन करते हैं, हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे सेना और बचाव दल के लोग भी इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ कब आता है, जब हमारा भूकंप आए, डिज़ास्टर में बात करें, या बाढ़ आए। भूकंप और बाढ़ में संपर्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि दूर दराज क्षेत्रों से कम्युनिकेशन हो पाए। ट्रेनिंग और सीखने के लिए करते हैं, या कभी कभी इंटरनेशनल, जब हमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कभी कभी करना पड़ जाता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। और है ना, ये इमरजेंसी टाइम के लिए तो सबसे मोस्ट लगा लो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए जो हमारा हैम है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि एमेच्योर रेडियो, जिसे हम हैम रेडियो के नाम से भी जानते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। देखो एमेच्योर रेडियो, जिसे हम हैम रेडियो के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख किसी विशेष प्रकार के रेडियो के लिए नहीं बल्कि विशेष प्रकार के नियमों के लिए किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन, जिसको हम ITU बोलते हैं, द्वारा परिभाषित कतिपय फ्रीक्वेंसी पर लागू होते हैं, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजन इन समन्वय स्कंध द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत में जो संचार मंत्रालय है उसके अधीन इसके नियम बनते हैं और वही इस चीज़ के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसी का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा और व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए किए जाने की अनुमति होती है। एमेच्योर शब्द का अर्थ क्या है, गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। ठीक है, क्या है इसका कि गैर वाणिज्य प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। बुनियादी एमेच्योर रेडियो ऑपरेशन के लिए जमीन पर कोई संरचना नहीं होती और ऑपरेशन के लिए इसको सीमित बिजली की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बैटरियों और जनरेटरों से आसानी से की जा सकती है। ठीक है, देखो जैसे और छोड़ दो बीच में, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। 1999 में उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात, जो सुपर साइक्लोन आया था हमारा उड़ीसा में। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान, 2001 का जो गुजरात का भूकंप था उसको हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस का भूकंप बोलते हैं ना। गणतंत्र दिवस का भूकंप हम किसको बोलते हैं, गणतंत्र दिवस का भूकंप जो हमारे गुजरात में आया था। ठीक है, 26 जनवरी 2000 को आया था। 2001 को कब आया था गुजरात का भूकंप, 26 जनवरी 2001 को आया था। और 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 2001 के गुजरात का भुज का जो भूकंप था आपका, उस टाइम पे ये सेवाएं आपकी यूज़ की गई थी। लेकिन अभी सिर्फ इतना देखो कि 1999 में कहाँ
साइक्लोन आया था, हमारे उड़ीसा में साइक्लोन आया था, और 2001 में भूकंप का आया था, गुजरात में आया था। फिर देखो दूसरा और साधन क्या है, हमारी जो सैटेलाइट आधारित संचार प्रणालियां हैं, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या होती है उपग्रह संचार प्रणाली? ये एक ऐसी संचार प्रणाली होती है जिसमें उपग्रह जो हमारे सैटेलाइट्स हैं इनकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेजेस भेजे जाते हैं, यानी कि सूचना भेजी जाती है और प्राप्त की जाती है। इसमें संदेश अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, उनके माध्यम से भेजी जाती है हमें। ये कैसे काम करती है? देखो, संदेश पृथ्वी के स्टेशन पर भेजा जाता है, यह सिग्नल उपग्रह तक पहुंचाता है और उपग्रह उसे वापस पृथ्वी पर दूसरे स्टेशन तक भेज देता है। फिर वहाँ से आपका जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया या रेडियो, इन सब तक ये वो इन्फॉर्मेशन जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? वायरलेस संचार भी कहते हैं, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे आपका डिश टीवी हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, इंटरनेट सेवा हो गया, मौसम की जानकारी हो गया, आपके लोकेशन का पता करना है, ये सब हमारे सैटेलाइट के कार्य होते हैं। जैसे आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, फिर आपका वेदर सैटेलाइट भी होता है, एक हमारा साइंटिफिक सैटेलाइट भी होता है, ठीक है। और जो हमारे ये भारत में उपग्रह तकनीक का विकास है, ये कौन करता है? हमारा इसरो द्वारा किया जाता है। इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो सैटेलाइट और अंतरिक्ष से जुड़े मिशन बनाती है और लॉन्च करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसरो की स्थापना की बात आ जाए तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? संस्थापक, इसके संस्थापक थे आपके डॉक्टर, कौन थे भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। इसरो क्या है? इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके कार्यों की बात आ जाए तो जैसे उपग्रह बनाना, लॉन्च करना, मौसम की जानकारी देना, कम्युनिकेशन को मजबूत करना, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम हो गया, या हमारे स्पेस रिसर्च हो गए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसरो के अगर हम मिशंस की बात करें तो जैसे आपका चंद्रायन मिशन था भाई, चंद्रमा पर शोध करनी थी। आपका मंगलयान था, मंगल ग्रह मिशन हो गया। आदित्य L1 हो गया। आदित्य L1 किसके लिए था? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, करवा देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे। इसरो ने जैसे आपका कौन सा था? जैसे हमारा चंद्रयान था, चंद्रयान मिशन हो गया, ठीक है, मंगलयान हो गया, या आदित्य L1 हो गया। आदित्य L1 किसके लिए था? सूर्य के लिए था ना, सूर्य के अध्ययन के लिए, या आपके सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, इन सब चीज़ों पे ये काम करता है, ठीक है। तो देखो जो ये हमारी उपग्रह संचार प्रणाली है, ये क्या है? उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का अर्थ क्या है? ऐसी संचार प्रणालियां जिनका उपयोग पृथ्वी पर रह रहे लोगों द्वारा किया जा सके, लेकिन इस कार्य के लिए अंतरिक्ष में कोई उपकरण अर्थात कोई उपग्रह स्थापित किया गया है। विभिन्न उपग्रह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे मौसम संबंधी चित्र लेना, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? मौसम संबंधी चित्र लेना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से धरती पर सही स्थानों का पता लगाना, यानी कि वही नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम। संचार उपग्रह निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही हैं। एक सेकंड रुकना, ठीक है। जैसे आपका संचार उपग्रह निश्चित तौर पर क्या है? अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही है, जिन्हें कभी कभी हम कॉमसेट्स भी कहते हैं। कॉमसेट्स किसको बोलते हैं? जो संचार उपग्रह, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमसेट्स। क्या बोलते हैं हम उनको? कॉमसेट्स। क्या बोलते हैं? कॉमसेट्स, ठीक है। अन्य शब्द जो आप सुनेंगे कि वे सेटकॉम है, सेटफोन है या सेटकॉम, सब उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? ट्रांसपोंडर होता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है भाई? एक टाइप का रेडियो होता है ट्रांसपोंडर। कैसा होता है? एक रेडियो होता है आपका ट्रांसपोंडर, ठीक है, जो आपके फ्रीक्वेंसी से बात करता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है?
एक तरह से ये लगा लो कि ट्रांसपोंडर एक रेडियो होता है, एक आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, या आप ये कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सैटेलाइट में लगा होता है। जो ये हमारा ट्रांसपोंडर है ये क्या होता है, ये हमारे सैटेलाइट में लगा होता है। ये किस में लगा होता है, हमारी सैटेलाइट में लगा होता है ये। ठीक है, जो पृथ्वी से आए हुए जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करता है और उसे एम्पलीफाई कर कर वापस भेजता है। जैसे देखो ये कैसे काम करता है, पृथ्वी से सिग्नल सैटेलाइट तक गए, फिर सैटेलाइट में जो ट्रांसपोंडर है वो उसे पकड़ लेता है, उस सिग्नल को पकड़ लेता है। जब सिग्नल मजबूत होता है तो उसको एम्पलीफाई करता है, फिर उसे दूसरी जगह वापस भेजता है। और जैसे फिर हम आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, या हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, हमारी इंटरनेट फैसिलिटी होगी, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली होगी, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो जो ये ट्रांसपोंडर है ये क्या है, एक उपग्रह संचार का बहुत जरूरी भाग होता है, जो संदेशों को, जो हमारे मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारी पहुंचाने में मदद करता है। यही क्या होता है, हमारा ट्रांसपोंडर होता है। ट्रांसपोंडर एक रेडियो है। क्या है ट्रांसपोंडर, एक रेडियो है जो फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्तारित कर एक अन्य फ्रीक्वेंसी पर वापस पृथ्वी पर भेजता है। और एक उपग्रह में सामान्य सैकड़ों या हजारों ट्रांसपोंडर होते हैं। क्या होते हैं, सैकड़ों या हजारों ट्रांसपोंडर हो सकते हैं। किसी भी एक सैटेलाइट पर कितने हो सकते हैं, सैकड़ों या हजारों। ठीक है, और संचार उपग्रह ये ट्रांसपोंडर सामान्यतः डाटा, टेलीविज़न इमेज और कुछ टेलीविज़न ट्रांसमिशनों को प्राप्त करते हैं और इन्हें पुनः प्रसारित करते हैं। जैसे आप ये देखो जैसे देखो अब यहाँ देखो सॉरी, जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में 1998 में क्या हुआ था भाई, फ्लोरिडा में आग लग गई थी। तो जो हमारा हैम ऑपरेटर रेडियो है वहाँ पे आपको ये संदेश देते हुए इन बंदे को दिखाया गया है। ठीक है, किससे, हैम रेडियो से। कब हुई थी फ्लोरिडा यूएसए में, कब आपदा आई थी, कब आग की आपदा आई थी, जून जुलाई 1998 में। इस चीज़ को याद रखना सिर्फ। ठीक है, अभी देखो इस समय जो भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली काम कर रही है उसमें आपके दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विभाग और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी कि जो हमारा इनसेट है, और संसाधनों की मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग। हमने जो इसकी एक और सीरीज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने हमारा रिमोट सेंसिंग कंप्लीट किया था। अगर आपको रिमोट सेंसिंग दोबारा करना है तो मैं अभी करवा देती हूँ एक बार और, चलो करवा ही देती हूँ। ठीक है, जो ये हमारा रिमोट सेंसिंग होता है ये क्या काम करता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि जिसको हम IRS ये सब शामिल होते हैं। देखो रिमोट सेंसिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ के साथ। जो ये हमारा रिमोट सेंसिंग है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, दूर संवेदन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, दूर संवेदन। ये टेक्निक है जिसमें हम किसी वस्तु या कोई स्थान हो गया इसके बारे में जानकारी बिना उससे सीधे संपर्क किए दूर से प्राप्त कर लेते हैं। जो ये हमारे उपग्रह हो गए या हमारे एरोप्लेन्स हो गए, इनकी मदद से पृथ्वी की जानकारी ली जाती है। उपग्रह या सेंसर पृथ्वी की सतह से जानकारी लेते हैं और ये जानकारी सिग्नल और फोटोज के रूप में भेजी जाती है। कंप्यूटर में इसका विश्लेषण किया जाता है, हमें नक्शा और इससे डाटा मिलता है। जैसे रिमोट सेंसिंग के अगर हम साधनों की बात करें तो इसमें आपके आ जाते हैं, जैसे हमारी सैटेलाइट्स आ गई, हमारी सैटेलाइट्स आ जाती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्रोन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, ये काम करते हैं। ये क्या क्या यूज़ होते हैं इसके, जैसे भाई आपको मौसम की जानकारी लेनी है, मौसम की जानकारी देते हैं। बाढ़ और भूकंप की निगरानी के लिए यूज़ होते हैं। फसलों की स्थिति जान सकते हैं, वन संरक्षण के में इनको काम किया जाता है, मैपिंग में ये काम में आते हैं। जो ये हमारा रिमोट सेंसिंग है ये ना दूर से पृथ्वी की जानकारी लेता है। क्या करता है, ये दूर से जानकारी लेता है।
ठीक है, वायुमंडल के बारे में हमें बिना फिजिकल टच किए हमें बता देता है ये। और जैसे हमारे अगर हम रिमोट सेंसिंग के प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसे कोई भी हमारा पेड़ हो गया, पानी हो गया, कोई भी मिट्टी होगी, इनकी एनर्जीज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, या ये कह सकते हो आप परावर्तित करता है, उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। सेंसर इस ऊर्जा को पकड़कर हमें जानकारी देता है। जैसे अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करें तो सन आ जाता है। अगर हम रिमोट सेंसिंग के एनर्जी की बात करें, सोर्स की बात करें, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा सन आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एनर्जी का परावर्तन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तरह की ऊर्जा का रिफ्लेक्ट करती है। तो सेंसर क्या करता है, सेंसर द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। जो हमारा सैटेलाइट हो गया या ड्रोन में जो सेंसर लगे हुए हैं, वो ऊर्जा को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। फिर जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा पृथ्वी के स्टेशन पर भेजा जाता है। फिर प्रोसेसिंग और इसका विश्लेषण होता है, यानी कि कंप्यूटर में डाटा को मैप या इमेज में बदला जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें इसमें अगर एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करें तो सेंसर खुद ऊर्जा भेजता है एक्टिव में, फिर वापस आने पर सिग्नल को पकड़ता है। जैसे आपका रडार आ गया, रडार हो गया, जैसे रडार आ गई, ठीक है, लाइडर आ गए आपके। अब रडार और लाइडर की अगर आप बात करोगे तो ये भी मैं आपको करवा दूंगी। फिर देखो, एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव कैसा होता है, जो सिर्फ हमारी जो नेचुरल होता है, जैसे सनलाइट हो गया, इसका यूज़ करता है और सैटेलाइट द्वारा कुछ फोटोज इमेजेस लेता है। जैसे इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो मौसम विभाग में ये काम करता है, कहाँ बादल है, बारिश है, तूफान की जानकारी हमें मिलती है। या डिजास्टर मैनेजमेंट में बाढ़ होगी या भूकंप हो गया या तूफान की जानकारी, चक्रवात पर निगरानी रखता है भाई अपनी। कृषि पर फसल की स्थिति क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, जंगलों की कटाई की निगरानी करता है। हमारे मैपिंग में और जीआईएस में ये यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा रिमोट सेंसिंग काम करता है। और भारत में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कौन करता है, इसरो करता है। ठीक है, किसके लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, फसल निगरानी के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। देखो, आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है उपग्रह फोन, सैटेलाइट फोन। ऐसे फोन का उपयोग के लिए उपग्रह टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत विश्वसनीय आवाज और डाटा संचार प्रदान करते हैं और इन्हें सुविधाजनक कहीं भी ले जाया जा सकता है। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सुरक्षित निर्माण। आई गेस एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो जितना करवाया शायद आपको वो समझ में आया होगा, और समझ में आई गेस समझ में तो आ गया होगा। और इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम पहले तो ये देखेंगे कि जैसे भाई भूकंप आ जाए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम कैसे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम ये करेंगे, जैसे अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए भाई, उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए और हल्की सामग्री का यूज़ करना चाहिए। जो हमारी ऊंची इमारतें होती है उसमें स्टील या आरसीसी का उपयोग करना चाहिए। बिल्डिंग कोड्स के अनुसार उनका निर्माण होना चाहिए। इंजीनियरिंग द्वारा डिज़ाइन किए हुए घर होने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात किस में करेंगे, सुरक्षित निर्माण और कार्य विधियों में हम इसकी बात करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। शायद आपको पिछला चैप्टर कुछ तो समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे पहले वाले तरीके के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।